अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। नाज़रीन, इस वक्त मुल्की सूरत हाल में भूचाल मचा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर का जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। और वो खबर है इंडियन दारुल हुकूमत नई दिल्ली की बदनाम जमाना तिहाड़ जेल में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के हीरो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को झूठे इल्ज़ामात में 2 बार उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सुनाई जाने वाली सजा की। हुर्रियत रहनुमा को मार्च 2019 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कैद किया गया था और अगले ही माह भारत की तफ्तीशी एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन ने 2 बरस पुराने दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के लिए फंडिंग के केस में काले कानून टाडा के तहत यासीन मलिक को तहवील में ले लिया था। समाअत के दौरान एक मौके पर यासीन मलिक ने अदालत से कहा, मैं यहाँ कोई भीख नहीं मांगूंगा, आपने जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन मेरे कुछ सवालात का जवाब दीजिए। यासीन मलिक ने सवालात उठाए कि अगर वो दहशतगर्द थे तो इंडिया के 7 वज़ीर आज़म उनसे मिलने कश्मीर क्यों आते रहे? अगर वो दहशतगर्द थे तो इस पूरे केस के दौरान उनके खिलाफ चार्जशीट क्यों ना फाइल की गई? यासीन मलिक ने कहा कि अगर वो मुजरिम है तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भारतीय हुकूमत ने इन्हें क्यों पासपोर्ट जारी किया? उनके बकौल उन्होंने 1994 में मुसल्लह जदोजहद छोड़कर महात्मा के उसूलों पर अमल किया और उसके बाद से वो मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद से पाक सियासत कर रहे हैं। इंडियन अदालत के इस फैसले को एक स्याह तारीख के तौर पर याद रखा जाएगा और इससे तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो मजीद बढ़ेगी। अब नाज़रीन, बढ़ते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल की तरफ। इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद में जो इंतहाई हसास इलाका है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है किसी किस्म के जलसे जुलूस की, और वहां पर इंतहाई असास पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, गैर मुल्की सिफारत खाने हैं, वहां के मनाजिर आपको दिखाएं कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं हज़ारों की तादाद में वो दाखिल हो चुके हैं, पाबंदी के बावजूद डी चौक तक पहुंच चुके हैं। ये आला अदलिया के जो आज के भी अहकामात थे और उससे पहले फैसलों के अहकामात थे, ये आग असल में उन अहकामात को लगाई गई है। तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च के काफिले मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रवा दमा है। आखिरी खिताब इमरान खान साहब ने जो है वो हसन अब्दाल में किया और वहाँ पर यह बाकायदा ऐलान किया गया कि 10:30 बजे तक, अब से कुछ देर में खान साहब जो हैं वो डी चौक पहुँच जाएंगे। वो सुबह से ये कह रहे हैं कि डी चौक पहुँच जाएंगे, हालांकि उन्हें आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक H9 में तहरीक इंसाफ को बाकायदा जलसे की इजाज़त दी गई है। अगर आला अदलिया ने उन्हें इजाज़त H9 की दी है तो उनके कारकुनान क्यों यहाँ पहुँच गए हैं? यहाँ पर दरख्तों और बाकी इमलाक को क्यों नजर आतिश किया जा रहा है? ये बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब आज के प्रोग्राम में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और वो बाकायदा से ये ऐलान भी इमरान खान साहब कर चुके हैं कि वो यहाँ आकर बैठेंगे और जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी बड़ा अपने फैसले में एक अहम बात की, मुज़ाकराती कमेटी बाकायदा से तश्कील दे दी गई, हुकूमती भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, और रात 10 बजे इस वक्त यानी उन्होंने मुज़ाकरात करके ये तय करना है कि कितने देर इमरान खान साहब बैठेंगे, कहाँ पर जलसा होना है, यानी बामी गुफ्तो शनीद से ये मामला तय करने थे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने साथ में यह भी ऐलान कर दिया कि अब वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, वो आके डी चौक में बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक ये मामला जो है इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता। हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है? खुदा ना खास्ता अगर ये सिचुएशन मजीद ख़राब होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, खान साहब हज़ारों की तादाद में उनके कारकुनान इस वक्त इस्लामाबाद में डी चौक में मौजूद हैं, G9 में मौजूद हैं, H9 में मौजूद हैं, और हज़ारों की तादाद में उनके साथ उनका काफिला जो है वो इस्लामाबाद में एंटर होने वाला है और उनकी जो डेस्टिनेशन है, उनकी जो मंजिल है वो डी चौक है। तो हुकूमत क्या करेगी? वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का आ गया और मुज़ाकरात इस वक्त अभी शुरू होने वाले हैं अब, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो डी चौक में दाखिल हो चुके हैं। इमरान खान साहब सुबह से ये कह रहे हैं कि डी चौक में ही जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो उनको H9 उनके लिए मुख्तस किया हुआ है, लेकिन इस वक्त उनके कारकुनान, उनके जो सेकंड टियर लीडरशिप है, उनकी क़यादत में उन्होंने कंटेनर्स भी हटा दिए हैं, कुछ दरख्त वगैरह भी जला रहे हैं और आग के मनाजिर जो हैं वो सारा आप ब्लू एरिया में भी देख सकते हैं। ऐसे में अब हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या होगी ख्वाजा साहब? कि मैं इस वक्त आपको कोई फर्स्ट हैंड तो नहीं बता सकता कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि ये मैं इसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। वजारत दाखिला और दूसरे कुछ मेरे कोलीग्स जो हैं इसको हैंडल कर रहे हैं।
डेफिनेटली अगर वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है उसको अबाइड बाई नहीं करते और जो मुज़ाकरात जो है वो किसी तरफ नहीं पहुंचे, तो दैट डेफिनेटली विल be at liberty to use whatever means we can to stop this illegal march. अच्छा ख्वाजा साहब, एक चीज तो क्लियर है कि उन्होंने हाई कोर्ट की भी कल यकीन दहानी नहीं करवाई कि वो आकर सिर्फ जलसा करेंगे और उठ जाएंगे। अगर वो डी चौक में बैठ जाते हैं, आज सियासी अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ता है, हमारे IMF के साथ मामलात हैं, ये मामलात बड़ी खराबी की तरफ जा सकते हैं, तो हुकूमत की सोच है कि उन्हें हर सूरत फिर उठाया जाएगा यहां से? आज जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बात दुरुस्त कह रहे हैं, वो उनका मकसद ही है कि इस मुल्क को नारकी की तरफ ले जाया जाए, और अगर उनके हाथ में इक़्तिदार नहीं है और ना आ सकता है ये उनकी दानिश में, तो वो चाहेंगे कि यहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन हो और या मार्शल लग जाए, कि वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, खेडा दे ना खेडन दवा दे, ये उनका एक एटीट्यूड है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इसका पूरा मुकाबला करेंगे और इसका सद्देबाब करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, अल्लाह के फजल से हम इसको बिल्कुल जो है इसको कानून और कायदे के मुताबिक, जिस तरह एक गवर्नमेंट को जो है रेट अपनी बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाने पड़ते हैं, वो सब उठाएंगे हम। ठीक। अच्छा ख्वाजा साहब, आज खबरें ये आई कि PTI ने खुद आप लोगों से राब्ता किया कि हमें अंदर आने दें, हम सिर्फ जलसा करेंगे और फिर अगर आप इलेक्शन डेट का ऐलान कर देते हैं हम उठ के चले जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को, मियाँ साहब ने रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरी रिक्वेस्ट आई कि हम जलसा करेंगे, और आपसे क्या PTI की जानिब से राब्ते वगैरह आप लोगों से हुए? तो राब्ता जो है वो 3-4 दिन से चल रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया था अपने टीवी के साथ, चैनल्स के साथ गुफ्तगू में, कि हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे ये जाहिर हो कि हम इनके दबाव में आके इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं या कोई और फैसला। वो हमारी डिस्क्रेशन है, हमारी स्वाबदीद है कि जब भी हम सियासी तौर पे सूटेबल समझेंगे हम इलेक्शन जरूर करवाएंगे। हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते इमरान खान या PTI की तरह कि वो तमाम गैर कानूनी गैर आईनी हरबे हम इस्तेमाल करें इंतजार में रहने के लिए, जिस तरह उन्होंने पिछले दो माह में किए हैं। कतई तौर पे नहीं है, हमने इनको एक आनी तरीके से रिमूव किया है और इंशाल्लाह ताला हम इक़्तिदार में जब तक हमें सियासी तौर पे हम समझते हैं कि हम इस मुल्क का कोई फायदा कर सकते हैं, हम जरूर रहेंगे। अगर हम समझेंगे कि हमें नई मैंडेट की जरूरत है, हम इलेक्शन खुद डिक्लेयर करेंगे। इस लॉन्ग मार्च के दबाव में आके कतई तौर पर नहीं होगा। पहले भी इन्होंने 126 दिन यहाँ पे बैठे रहे थे और फिर वापस आ गए थे, असेंबली में वापस आ गए थे, वही आने वाली जगह पे वापस। तो ख्वाजा साहब, मतलब आप ये समझते हैं कि अगर इस वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए तो ऐसा तासुर जाएगा और वाकई जाएगा कि इमरान खान के मार्च की दबाव की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर सिचुएशन खुदा ना ख्वास्ता वो ऐसी पैदा कर देते हैं कि एनार्की की तरफ चली जाए और फिर फौज को इंटरवीन करना पड़े सिक्योरिटी की वजह से, वो वैसे तो नहीं बैठ सकते ना हाथ पे हाथ देख, ऐसा कुछ होता देख रहे हैं आप? देखें, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, ऑल द वे फ्रॉम पुलिस और उसके बाद जो है दूसरे रेंजर्स वगैरह जो है अदारे जो हैं, वो तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उनको कॉल कर सकती है और फौज को भी कॉल कर सकती है अगर कोई इंटरनल सिचुएशन इस किस्म की पैदा हो जाए जिसमें ये खतरा हो कि इंटरनली मुल्क को इतना खतरा दरपेश है कि उसमें इंटरवेंशन की जरूरत है सिक्योरिटी अदारों की, तो वो बिल्कुल दे कैन बी कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ, बिल्कुल कॉल किया जा सकता है। ठीक। ख्वाजा साहब, अगर इमरान खान साहब की तकारीर उठा के देख लें तो वो एक दिन कहते हैं कि आप न्यूट्रल रहें, अगले दिन कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है, फिर हमें थोड़ा सा वो पैनिक वगैरह भी नजर आ रहा है। शायद वो चाहते ही यही हैं कि फौज इंटरवेंशन करे और वो उनके हक में हो। देखिए, फौज के इदारे को बार बार जो है इसमें ड्रैग करना, इस कंट्रोवर्सी में उनको डिफाइन करना इस तरह के अल्फाज के साथ जिस तरह इमरान खान इस्तेमाल कर रहा है अल्फाज जो है, और ये एक्सपेक्ट करना कि वो किसी की साइड लेंगे
अगर वो न्यूट्रल ना रहें, कभी उनको न्यूट्रलिटी सूट करती है, कभी उनको न्यूट्रलिटी नहीं सूट करती, तो ये पाकिस्तान की जो अफवाज हैं या दूसरे अदारे जो हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं, वो किसी की मलकियत नहीं है, वो रियासत की मलकियत हैं, वो कानून और आइन की जो है वो मलकियत हैं। ये इस तरह जो हमारा या इमरान खान के या किसी और की, सियासतदान की या किसी भी इंडिविजुअल की, उसके मफादात के मातहत नहीं है, वो उनकी उसकी फिल्म्स के मातहत नहीं है। ये कथित तौर पे ये सेटल होना चाहिए इस मुल्क के अंदर हमेशा के लिए कि अदारे जो हैं वो सियासतदानों के या किसी भी मिलिट्री टेक ओवर जब होता है तो उस वक्त भी तो किसी फर्देवाद या किसी चंद लोगों की मर्जी के मुताबिक जो है अदारे काम करते हैं। तो वो ये एक्सपीरियंस हमारा 75 साल में जो है वो अच्छा नहीं रहा। उसने मुल्क कुछ शिकस्त तो रेख की है, मुल्क की तामीर नहीं की। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये सिलसिला बंद होना चाहिए वंस फॉर ऑल, और वील मूव डिसाइसिवली टू स्टॉप दिस illegal and unconstitutional moves which are being done. अच्छा खान साहब, आपने एक बात बड़ी क्लियर कट और वाजे दो वाशगाफ अल्फाज में की कि अगर खुदा न खास्ता मामलात खराबी की तरफ जाते हैं तो इदारे आइन के मुताबिक हुकूमत के मातहत हैं, फौज को आप लोग बुला भी सकते हैं, बाकी इदारे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर नौबत यहां तक आ पड़े कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी के बगैर मामलात अच्छी बेहतरी की तरफ ना जाए, तो क्या हुकूमत ये इकदाम उठा सकती है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे जो है ना अरेस्ट के हक में नहीं हूँ, किसी सूरत भी जो है अरेस्ट के हक में नहीं हूँ। लेकिन अगर ये नेसेसिटेट हो जाता है और ये कंपेल हो जाता है, हालात जो हैं वो कंपेल कर देते हैं, तो बिल्कुल किसी भी शख्स का अरेस्ट हो सकता है। अगर उसके अरेस्ट से जो है सिचुएशन जो है बेहतर हो सकती है तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हद्दुल वसा जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। खान साहब, इस वक्त हर पाकिस्तानी ऑब्वियसली कंसर्न है जिस तरीके से मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, अनार्की की तरफ ले जाने की उन्हें कोशिश भी की जा रही है। आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, बराह रास्त आपके राब्ते और काम वगैरह जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और आर्म फोर्सेस से है, वहां कितनी कंसर्न पाई जाती है इन मामलात की वजह से? देखिए, सारा पाकिस्तान कंसर्न है, और वो क्योंकि हमारी दफाई जो सूरत हाल है वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल भी है। और मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त एक्सटर्नल खतरात जो हैं उसके लिए तो हम निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं, और उसके ऊपर कोई इख्तलाफ भी नहीं है। लेकिन इंटरनल सिचुएशन को इस तरह बिगाड़ा जा रहा है कि हमारे तमाम अदारे कहीं इस इंटरनल जो हमारा इम्प्लोजन जो है उसमें ना इन्वॉल्व हो जाए जो है। तो ये दिस विल बी अ ह्यूज ट्रेजेडी, और मुल्क की सालमियत के लिए वो बड़ा नुकसानदेह होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। कथित तौर पर यह बात है, हमें सियासतदानों को अपने इक़्तिदार के लिए आइन और कानून का एहतराम करना चाहिए। उसके मुताबिक जो रूल्स ऑफ द गेम जो हैं उसके मुताबिक जो है ये सारे मामलात होने चाहिए। अपनी डिक्टेशंस के ऊपर तो कोई जो है वो मुल्क नहीं चला सकता, सियासत नहीं चला सकता। कानून और आइन के अदारे जो हैं उसके तहत जो अदारे हैं उनको नहीं चला सकता कि वो अपनी फिल्म्स के तहत। इट्स जस्ट नॉट राइट, इट्स जस्ट नॉट। मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तानी जो है इस तरह करे। ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त हालात बड़े हसास हैं। IMF से हमारे मुज़ाकरात ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। मिफ्ता साहब, उनकी पूरी टीम वहां पे मौजूद है। सऊदी अरब से हमें $3 अरब के जो मामलात हैं वो भी तय हो गए, उन्होंने वो रोल ओवर कर दिए हैं। इसके अगर IMF से हमारे मामलात तय पा जाते हैं, एक जो माशी गैर यकीनी है, क्या आप समझते हैं कि वो अब हुकूमत उसको टैकल कर लेगी? आप उस पोजीशन में हैं कि माशी मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, प्रोवाइडेड कि ये मामलात इस तरफ भी? इसको जरा जहन में रख के जवाब दीजिएगा। देखिए, ये जो इस वक्त इंटरनल सिचुएशन हमारी, ये जो मार्च वगैरह, जो खूनी मार्च वगैरह जो किया जा रहा है, ये IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात को भी इफेक्ट कर रही है। ये कल जो FATF के ऊपर भी इफेक्ट करेगी। हमारे ताल्लुकात जो हैं इन मालियाती इदारों के साथ उस पर डायरेक्ट जो है असरअंदाज होगी। ये IMF जो है वो इससे लाताल्लुक तो नहीं रह सकता कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। और ये अनार्की जो है ये सिर्फ जो है इंटरनल नहीं है, ये हमारे जो भी इसमें माली मुश्किलात हैं जिसमें हम मदद जो है वो सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम एफर्ट्स पे जो है इफेक्ट होगा, और ये तबाही की तरफ रास्ता जा रहा है। बिल्कुल। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी और वो ये कह रहे हैं कि मामलात जो है आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है।
अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज को भी बुलाया जा सकता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मामलात खुदा न ख्वास्ता अनारकी की तरफ जाते हैं तो वो किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं है, लेकिन ख़ुद इमरान साहब की गिरफ्तारी जो है, इमरान खान साहब की, साबिक वज़ीर आज़म की, वो भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद लॉन्ग मार्च कहाँ पहुँचा उस पर तफसीली गुफ्तगू और तज्जिया हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हुकूमती और जो तहरीक इंसाफ की टीम है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह अहकामात सामने आए, उनके मुज़ाकरात अनकरीब शुरू होने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है, राना सानुल्लाह साहब ने एक चैनल पे ये कहा है कि शायद हुकूमती टीम जो है वो कुछ अदालती शख्सियात से भी इस बारे में मुज़ाकरात करेगी, तो उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब का काफ़िला कहाँ पहुँचा, उस पर दी इंडिपेंडेंट से वाबस्ता सहाफ़ी इजहारुल्लाह उनके काफ़िले के साथ ही, और सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद है। इजहार ये बताइएगा कि कहाँ पहुँचे इस वक्त खान साहब का काफ़िला, क्या इन्वायरमेंट है, क्या आप देख रहे हैं और उनके प्लान क्या लग रहे हैं आपको? काफ़िला जो है तकरीबन अभी जो मुझे बोर्ड नजर आ रहे हैं वो शो कर रहे हैं कि 35 किलोमीटर का रास्ता भी है इस्लामाबाद पहुंचने में। माहौल यह है कि कंटेनर से गाए बगाए वक्तन फवक्तन ऐलानात किए जाते हैं कि हमने डी चौक पहुंचना है जी। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि लाखों लोग जो है वो खान साहब वहाँ पे इंतजार में है, और तमाम रास्ते शहबाज गिल साहब ने तकरीबन 1 घंटा पहले कंटेनर से ये ऐलान किया था कि हमने तमाम रास्ते जो है वो डी चौक की जानिब जाएंगे और हम सब लोग वहाँ पे जाएंगे, और पहले से लाखों लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं लाखों लोग मौजूद हैं? लाखों तो नहीं, चंद हजार मौजूद हैं, लेकिन ये क्लियर है कि वो इस तरफ ही आ रहे हैं। और कितना दूर हैं इस वक्त डी चौक से आप लोग? तो कर रहा है इस्लामाबाद तो ज्यादा तकरीबन अभी 15 किलोमीटर तक है, 15 का रास्ता है, लेकिन क्योंकि फेज 2 है, 2 जाने की गाड़ियाँ, तो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 मिनट में हम लोग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आसमा साहबा ये बताएगा कि अब तो सिचुएशन चेंज होती नजर आ रही है। हुकूमत ने जो भी इकदाम किए, कंटेनर्स वगैरह भी हट गए, सारा सब कुछ हो गया और डी चौक वो पहुंच रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी हमारे प्रोग्राम में कहा कि अभी भी हालात जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हमारे कंट्रोल में, लेकिन अगर अनारकी की तरफ इसको ले जाने की कोशिश की गई तो वो हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। आपको क्या लग रहा है, खुदा ना ख्वास्ता क्या हुकूमती कंट्रोल से मामलात निकल भी सकते हैं? देखिए आदिल, ये तो बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान नहीं है। जिस तरह की सूरत-ए-हाल देखने को मिली है, हमने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी फुटेजेस देखी हैं जिसमें कि नौजवानों के हाथों में जो पेट्रोल की बॉटल्स हैं वो हमें नजर आई हैं। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और इसी तरह से जो इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर ब्लू एरिया में दरख्तों को आग लगाई गई है, ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरी तैयारी मौजूद है और ऐसे अनासिर जो हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं, खास करके जो डी चौक पे आए हैं, कि जो किसी भी वक्त अपने हालात को अपने हाथ में ले सकते हैं, अमन अमान को ख़राब कर सकते हैं। और आपने ये फुटेजेस, जो मैं इसकी बुनियाद पे कह रही हूँ, जो हमने शवाहिद देखे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर फुटेजेस चल रही हैं, जो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चल रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत कह रही है कि हमारे कंट्रोल में होगा। बात ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था और H9 का किया था, जबकि अगर आप देखें तो इससे पहले तक जो था, इस ऑर्डर से पहले तक बहुत ही एक जिसे कहना चाहिए तकरीबन नाकाम किस्म का ये लॉन्ग मार्च था, जिसमें कि चंद सौ लोग जो थे वो पॉकेट्स में निकले थे और वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हमें देखने को नहीं मिले। भले ये कराची था, भले लाहौर था, भले इस्लामाबाद था, रावलपिंडी से हमें कोई खास शवाहिद ऐसे नहीं मिलते, सिवाय चंद 100 लोग जो थे वो लाल हवेली पहुंचे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक आसमा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा माजरत के साथ। एक खबर ये आई है, उस पर आपका ही तज्जिया लेता हूँ कि खबरें ये आ रही हैं कि जो रेड जोन है उसको हिसार में लिया जा रहा है और शायद कुछ इतलात ये भी हैं कि ऑपरेशन भी शुरू कर दिया जाए। तो ये क्या आप समझती हैं कि यही एक फैसला है जो इस वक्त हुकूमत कर सकती है?
जी, बिल्कुल। और ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि ये जो भी लोग आ रहे हैं, ये जो भी जलसा मुनक्किद किया जाएगा, इसके बाद धरने की इजाज़त नहीं है। और जलसा H9 और G9 के बीच जो ग्राउंड है, उसके अंदर जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। तो ये उसमें किया डी जाएगा। चौक पे इमरान खान साहब बार-बार ये जो बात कर रहे हैं, ये बहुत अलार्मिंग है। और मुझे हैरत है कि छोटी-छोटी बातों पे सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेता है। इस बात के ऊपर क्यों नोटिस नहीं लिया जा रहा कि इमरान खान साहब मुसलसल एक तसलसल के साथ वो ये अपने वीडियो पैगामात में लोगों को डी चौक आने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहां पे आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम सवाल है कि क्या इमरान खान साहब अगर डी चौक फिर भी पहुंचते हैं वाज़ेह अहकामात के बावजूद कोर्ट के, तो उसके बाद क्या सजा दी जाएगी? और बिल्कुल हुकूमत को जीरो टॉलरेंस शो करनी चाहिए। रेड जोन है, मजाक नहीं है, यहाँ सफारत खाने हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हो गया तो पाकिस्तान को कितनी ज्यादा सुक्की होगी, कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया। अच्छा, मुझे आसपा ये बताइए, इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो तो बताया गया था कि वो शुरू होने वाले हैं और वो पहुंच गया, लेकिन एक खबर ये भी आई राना सनाउल्लाह से मंसूब कि शायद हुकूमती टीम जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास गई है। अशतर औसाफ साहब अटॉर्नी जनरल भी वहां पर मौजूद है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात जो हैं अभी तक शुरू नहीं हो सके। मौजूदा सूरत हाल में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये जो जितनी टेंस हो चुकी है कि बैठकर PTI और हुकूमत जो है वो कोई हल निकाल लेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है अगर पीटीआई ने कोई हल निकालना होता तो वो हल निकाल चुके होते। पीटीआई ने कोई हल निकालना फिलहाल हमें नजर नहीं आता कि वो कोई हल तसादुम के अलावा निकालना चाहते हैं। इस लॉन्ग मार्च से पहले भी अगर हम सुने जितनी भी गुफ्तगू, यहाँ बैकडोर चैनल जो है वो जरूर खुले हैं। बैकडोर पे जो है वो हमारी इत्तलात हैं कि पीटीआई ये कह रही है कि उनको फेस सेविंग दी जाए। आज शाम तक ये बात हो रही थी या दोपहर तक बात हो रही थी कि उनका एक जो लॉन्ग मार्च है उसको उससे पहले 2 दिन पहले से जो बातचीत हो रही थी कि उनको एक फेस सेविंग दी जाए। और हमारे प्रोग्राम में अयाज सादिक साहब ने आज वाज़ेह तौर पे ये बात की, क्योंकि बिल्कुल मैं वो देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी जी, तो वो एक ऑफ द रिकॉर्ड तो उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन जब ऑन द रिकॉर्ड आने की बात होती है तो एक तहरीक इंसाफ का एक बुलिंग एटीट्यूड है। तो ये एटीट्यूड जमहूरियतों में और पार्लिमानी तरीके से पार्लिमानी जमहूरियतों में ये नहीं चलता। सियासी तौर पर सबको मिल बैठ के बात करना होती है, कुछ लो और दो की बुनियाद के ऊपर मामला तय करने होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने ये दिमाग बनाया हुआ है कि वो सिर्फ ताकत के बलबूते के ऊपर बात करेंगे और ताकत के जोर के साथ अपनी बातों को मनवाएंगे। ये रियासत और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि अगर ऐसा होने दिया जाएगा तो इसका मतलब क्योंकि कोई जमात, सियासी जमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना माने, कोई सियासी जमात जो है वो आइन और कानून को ना माने, कोई सियासी जमात जो है वो कवानीन को से बालातर होकर बात करे और सिर्फ ताकत की जुबान के साथ बात करे, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये हमेशा के लिए ये तय करना पड़ेगा और ये टेस्ट केस है जिसके अंदर रियासत और हुकूमत को ये बात मनवानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये एक जत्थे जो है उनको इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आसमा शिराजी साहिबा और इज़हारुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, उसके बाद स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद मजीद लेटेस्ट अपडेट्स आपको लाइव क्या हो रहा है लॉन्ग मार्च में हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद के क्या मनाजिर हैं, कराची के क्या मनाजिर हैं। इस्लामाबाद से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से इमरान अहद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद, ओवर टू यू, क्या आप देख रहे हैं और क्या इन्वायरमेंट वहाँ पे क्या है इस वक्त इस्लामाबाद में, कहाँ मौजूद है इस्लामाबाद में? जी आदिल, इस वक्त हम जो शारा कश्मीर जिसका नाम बदल के श्रीनगर हाईवे रखा गया, वहाँ पर जो G9 और H9 के दरमियान में सड़क है श्रीनगर हाईवे, वहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से यहाँ पर हम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन 6 बजे के बाद से हमने देखा कि जो काफ़िले हैं बड़ी तादाद में वो इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हुए और ये सिलसिला अब भी जारी है। और पाकिस्तान तहफ़ के चेयरमैन के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वो टूल प्लाजा पर पहुंचेंगे और फिर इसी रास्ते से होते हुए डी चौक की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कारकुनों को डी चौक पहुंचने का जो है वो कॉल दी थी। तो अब कारकुन यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और जैसे जैसे इनके रहनुमा यहाँ से गुजरते हैं तो नारेबाजी की जाती है और फिर वो रहनुमा रैलियों की शक्ल में जो है वो डी चौक की तरफ रवा दवा हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो रैलियां हैं वो ये बताएगा कि पुलिस की सिचुएशन क्या है, सिक्योरिटी एहलकार वहाँ मौजूद हैं, वो कुछ कह रहे हैं नहीं कह रहे, शेलिंग वगैरह की क्या सूरत हाल? जी, जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर दोपहर के वक्त तो शेलिंग हुई
लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शाम के बाद कंटेनर लगा के इस रास्ते को बंद किया गया था आगे से, लेकिन बाद में फिर जो कंटेनर है वो भी अब हट चुके हैं। अब डी चौक जाने का रास्ता जो है वो कहीं कहीं बंद किया गया है। ये इस जगह पर जो है वो शेलिंग अभी नहीं हो रही और पुलिस एहलकार, कोई इक्का दुक्का एहलकार जो है वो दूर दराज आसपास के इलाके में दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस राउंडिंग्स में मौजूद है। जो रास्ते डी चौक की तरफ जा रहे हैं वहां पर हमने देखा था कि रेंजर्स भी तैनात की गई है, एफसी के एहलकार भी मौजूद हैं और जगह जगह पर रास्ते बंद किए गए हैं, लेकिन उन रुकावटों के बावजूद जो कारकुन हैं वो यहाँ से रुकावटें हटाते हुए डी चौक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया जावेद, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इमरान, आपकी तरफ आएंगे। कराची की क्या सिचुएशन है? आज तो दिन भर वहां पे भी आंख मचोली भी होती रही पुलिस और मुजाहिरीन में, कुछ फायरिंग के वाकयात भी हमारे देखने में आए। इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची की? देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर हम नुमाइश की बात करें तो नुमाइश में बड़ी तादाद में यहाँ पर खवातीन बच्चे जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं इस वक्त भी। नाज़रीन, कोशिश करते हैं से हमारा जी बोलिए इमरान जी। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ जमा होना शुरू हो गए थे। आज मचोली का सिलसिला शुरू हुआ था पुलिस में और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान। कभी वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको ये अपडेट्स के लिए दोबारा से ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF और पाकिस्तान का जो वक्त था वो IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात दोहा में हो रहे थे। बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें अपडेट आई है और अहम डेवलपमेंट उसमें ये है कि वो मुज़ाकरात जो हैं वो फ़िलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, यानी IMF का जो प्रोग्राम था वो बहाल नहीं हुआ। मारूफ कॉलमिस्ट और माशी उमूर के माहिर खुर्रम हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, क्या इससे आप व्हाट्स द टेक अवे? वो तो ये कह रहे हैं आप जाएँ, पॉलिसी डिसीजंस लें और अपनी सब्सिडीज विड्रॉ करें, उसके बाद फिर हमसे बात करें। ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? इस स्टेटमेंट को काफी शुगर कोट किया गया है IMF की तरफ से। इनकी जो पहली स्टेटमेंट थी उसमें तो काफी ब्लंटली उन्होंने कह दिया था कि ये डिसीजंस आप लें तो उसके बाद प्रोग्राम मिलेगा आपको। इस दफा उन्होंने थोड़ी सी टोन अपनी बदल दी है, लेकिन मैसेज उनका वही है अभी तक। तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि आप ये फैसले ले लें, उसके बाद प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा। और प्रोग्राम रिवाइवल के बगैर पाकिस्तान अभी फिलहाल बाकी जो इमदादी हेल्प पाकिस्तान ने मांगी है सऊदी अरब या चीन से, वो भी अनलॉक नहीं हो सकती। तो फिलहाल तो बस यहीं पे बात अटकी हुई है जहां पे अप्रैल के महीने में अटकी हुई थी। ये खुर्रम साहब, आप समझते हैं कि ये इस गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज इसलिए बन गया कि एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ पर सड़कों पर लोग आ गए हैं, दूसरी तरफ से IMF की तरफ से तो अब तो सख्त फैसले लेने की पोजीशन में इस वक्त तो बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं है। क्या थोड़ी सी ताखीर हो गई? कैसे देख रहे हैं आप इसको? मुझे निहायत ही अब फिक्र हो रही है। मैं जरा अपने अल्फाज बहुत केयरफुली चूज करके आपको एक बात बता दूं कि मुझे अब लग रहा है कि सिस्टम जो है पाकिस्तान में, ओवरऑल सिस्टम यहाँ पे जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अंडरराइट करता है, अब वो इस किस्म के स्ट्रेस के अंडर आ गया है जो हम लोगों ने पहले नहीं देखा। इसकी वजह बेसिकली ये है कि इस दफा कंबाइंड एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस साइमल्टेनियसली डेवलप हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, माजी में जब हमारी तारीख में जब भी ऐसे हुआ है, और ये एक दो दफा पहले भी हमारी तारीख में हो चुका है, तब हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स या इमदादी बेल आउट के साथ तैयार होती थी, या कोई इंटरनल न्यूट्रल आर्बिटर मौजूद होता था, या अगर न्यूट्रल ना भी हो लेकिन किसी किस्म की फोर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद होती थी जो सिचुएशन को अपने काबू में लेने के लिए तक खड़ी होती थी। तो मिसाल के तौर, या तो मार्शल लॉ के जरिए ऐसी सिचुएशंस रिजॉल्व हुई हैं या इलेक्शंस के जरिए, जब 2008 में इसी टाइप की एक सिचुएशन लास्ट एग्जांपल है पैदा हुई थी। इस दफा मुझे अब कोई आउटसाइड बेल आउट की चांस नजर आ रही है, ना मुझे अब इंटरनली कोई ऐसी फोर्स नजर आ रही है जो वेट कर रही है कि उसको मौका मिले तो वो आके इस मुल्क को खींचेगी इस क्राइसिस से बाहर। ऐसे मौके पे अभी इलेक्शंस की तरफ जाना। जी खुर्रम साहब, आप प्लीज कंटिन्यू। ऐसे मौके पे इलेक्शन की तरफ जाना।
ऐसे मौके पे अभी इलेक्शंस की तरफ जाना पाकिस्तान के लिए निहायत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि इलेक्शंस को अरेंज करने में भी चंद महीने जो लगेंगे, वो इनडिसिशन के जो चंद महीने होंगे, उनमें काफी खतरा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। और आजकल की दुनिया में हम लोगों ने देख लिया है कि जिन मुल्कों में डिफॉल्ट होता है, वहां पे जो हालात पैदा होते हैं, वो हमारे सामने जिंदा मिसाल उसकी मौजूद है श्रीलंका और लेबनान की शक्ल में। आजकल मुझे काफी इस चीज की फिक्र है कि ये डेंजर्स अब पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ से निकलेंगे कैसे, अब कहना मुश्किल है। बहुत कहना मुश्किल है। खुर्रम हुसैन साहब ने बड़े अहम सवालात और बड़े संजीदा सवालात उठाए और सबको मिलके अब पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल। मुझे मेरी टीम से इजाज़त दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।